हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। आप स्टार आईक्यू अनलॉक कोड को भी यूज कीजिएगा। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को कितने करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जारी की है? तो इसका सही आंसर था 315 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की जो है पहल की है? प्याज की अगर खेती करते हैं तो उनको जो है 8,000 रुपए प्रति एकड़ राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ठीक रहेगा। सीधा सा लक्ष्य है सरकार का कि किसानों की आय जो है दुगनी हो जाए, आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए। और इसके लिए एक पोर्टल है, जिस पोर्टल का नाम क्या है? hotnet.gov.in। अगर कोई किसान चाहता है इस अनुदान राशि को तो वो इस पोर्टल पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अच्छा सर, इससे पैसा कहाँ आएगा? पैसा डायरेक्ट जो है ना वो किसानों के अकाउंट लिंक होंगे वहीं पे ही आ जाएगा। लाभ केवल जो है अधिकतम 5 एकड़, मतलब 8 पंजे 40, तो टोटल 40,000 तक ही लाभ दे रही है हरियाणा सरकार। ये बात आपको याद रखनी है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत ऐसा हो रहा है। इस मिशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। भाई सरकार ओवरऑल ये चाहती है कि जो परंपरागत खेती लोग कर रहे हैं उससे हटके कुछ नया तरीका, कुछ नया अपनाए। ठीक है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, उसमें धान के अलावा कुछ और लगाया जाए। बाजरा ज्यादा लगाते हैं तो उसको हटा के तिलहन दलहन पे फोकस किया जाए ताकि 4,000 रुपए पर एकड़ मिलेंगे। सब्जियां लगाएं, ठीक है, या बागवानी करें। ये सारी चीजों पे सरकार जो है विशेष तौर पे ध्यान दे रही है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को सीरो सर्वे के लिए चयनित किया गया है? सर, सीरो सर्वे होता ही क्या है? सीरो सर्वे का मतलब है कि एंटीबॉडी टेस्ट करना, ठीक है ना। ब्लड के सैंपल ले लिए जाते हैं चलते फिरते किसी से ही, और उसमें फिर क्या होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट करने से क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। लास्ट टाइम ये हुआ था हरियाणा के अंदर, तब ये पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोरोना आया और कोरोना चला भी गया। मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था और उसी सिस्टम की वजह से वो ठीक ठाक भी रहे थे। तो हमें अभी यही पता लगाना है कि एक्चुअली कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, तो उससे पहले हमें पता लगाना है कि इम्यूनिटी सिस्टम किस हद तक ठीक है लोगों का, या नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में दो जो है वो सीरो सर्वे हो चुके थे 2020 में ही, लेकिन एक तीसरा होना था 15 जून से। हरियाणा के गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की थी। मैंने भी वो सवाल आपको पढ़ाया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, वो नहीं हुआ 15 जून से। अब जो आज ये सवाल पढ़ रहे हो आप लोग, ये पढ़ रहे हो केंद्र सरकार की तरफ से। पूरे मतलब भारत सरकार ने जो है ना पूरे भारत के 70 जिलों का चयन किया है, 70 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया है। किस चीज के लिए? सीरो सर्वे के लिए। और उनमें से हरियाणा का केवल एक ही जिला सिलेक्ट हुआ है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और सर, ये सीरो सर्वे कौन सी एज के बाद में होगा? 6 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी का जो है ना, हर एक आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसे चेक कर दिया जाएगा। रिजल्ट कितनी देर में आता है सर जी? मुश्किल से 15 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना सीरो सर्वे का रिजल्ट आ जाता है कि कितने की एंटीबॉडी है, कितने की नहीं है। अब आपने जिक्र किया है कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र को आप लोग जो है धर्मनगरी तो कहते ही कहते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर 48, कुरुक्षेत्र को 48 कोस भूमि का क्षेत्र कहते हैं, जहां पे कुरुओं द्वारा सबसे पहले द्वैत वन में हल चला के और यहाँ पे कृषि का कार्य किया गया था। कुरुक्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में लास्ट टाइम जब गीता जयंती महोत्सव हुआ था, हर साल होता है, इस बार हुआ था 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, लेकिन इस बार ऑनलाइन था, ऑफलाइन नहीं था। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र प्रसादम करके एक नया स्कीम लॉन्च की गई थी। जैसे आप सालासर जाते हैं तो सालासर का चूरमा बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे कुरुक्षेत्र का मतलब ये हरियाणा का एक प्रसाद बनाने के लिए, ताकि कॉमन हो जाए, तो कुरुक्षेत्र प्रसादम जो है लॉन्च किया गया था।
बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, और ज्योतिसर सरोवर है, सनहित तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर है, बिड़ला मंदिर है, ये सभी के सभी कुरुक्षेत्र के अंदर ही शामिल हैं। कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव होता ही है, और गीता जयंती महोत्सव ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। ठीक है भैया। चलो जी, अगला सवाल हमें पढ़े उससे पहले एक बात और बताता हूँ। कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर, और थानेसर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है अमीन, और अमीन का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है, क्योंकि महाभारत के अभिमन्यु जो महाभारत का युद्ध था, 13वां उसके 13वें दिन में जो है चक्रव्यूह में फंस के वहीं पे उनकी मौत हुई थी। तो इसी करके ही जो है उसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। इस कुरुक्षेत्र के शाहाबाद की रानी रामपाल इस बार ओलंपिक में हॉकी की कैप्टन के रूप में जो है हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, फीमेल टीम का। अगला सवाल है, ई ऑफिस सिस्टम में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पे है? गुरुजी, ई ऑफिस सिस्टम क्या होता है? अगर आपको याद है, मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ई ऑफिस सिस्टम का मतलब है सारा काम पेपरलेस हो जाना। मतलब कागज का तो कोई काम ही नहीं है, सारा काम या तो ईमेल के माध्यम से हो रहा है या व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के हो रहा है। कागज ऐसा कुछ नहीं है कि इस कागज को देख के ही साइन वगैरह होगा, सारा काम ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। ये ई ऑफिस सिस्टम में लगातार जो है नंबर 1 पे हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। आप झज्जर का स्कोर देख सकते हैं कितना है, 8.4 है, और ये स्कोर जो है वीकली स्कोर दिया गया है। ऑलमोस्ट क्या होता है, वीकली या 15 दिन या महीने के बाद में स्कोर जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है। और इसमें झज्जर नंबर 1 पे है, कुरुक्षेत्र 2 नंबर पे है, रोहतक 3 नंबर पे है। आप देखो इसमें 22 जिलों में सबसे लास्ट में करनाल है, जिसको आप सीएम सिटी भी कह रहे हो, और इसका स्कोर केवल 1.5 है। और झज्जर की अगर आप बात करते हो तो झज्जर को आप लोग हरियाणा में शहीदों का शहर कहा करते हैं, ठीक है ना। और झज्जर जो है ना, झज्जर में एक भिंडावास अभ्यारण्य भी है, आप लोग वो भी याद कर सकते हैं। झज्जर के डिघल गांव में इस बार पहली बार विदेशी पक्षी आए थे, ये पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हैं। और झज्जर के अंदर बेरी नामक एक स्थान भी है, बहादुरगढ़ भी झज्जर के अंदर पड़ता है, भीमा देवी मंदिर भी पुकारा करते हो आप झज्जर में ही। तो ये सारी चीजें आप लोग झज्जर से पढ़ सकते हो डियर। अगला सवाल आपका क्या होगा कि 75% वैक्सीनेशन के साथ हरियाणा के किस जिले ने देश के 3 बड़े शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो देश के 3 बड़े शहरों में हरियाणा का जो गुरुग्राम है इसने दूसरा स्थान हासिल किया है 75% वैक्सीनेशन के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि गुरुग्राम जो है कोरोना के दौरान रहने लायक सबसे अच्छा शहर भी बना था पूरे भारत के अंदर। और इसमें खैर 80% से भी ज्यादा इंदौर शहर ने जो है वो वैक्सीनेशन करवाया है। इंदौर तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि नंबर 1 है साफ सफाई के मामले में भी। अच्छा, अब गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं तो गुरुग्राम को हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहते हैं, हरियाणा का साइबर सिटी कहते हैं। और गुरुग्राम तो एक ऐसा शहर है जिसे आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम। मैं आपसे पूछूं रिन्यू पावर कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम। मैं आपसे पूछूं बाटा इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है अब जिसके अंदर 2 नगर निगम है, एक तो खुद गुरुग्राम है, एक मानेसर भी है। ठीक है, मानेसर के अंदर 29 गांवों को अंदर को भी जो है शामिल किया गया था। चलो भाई, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा में पीएमजीकेएवाई के तहत कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क वितरित किया जाएगा? ठीक है ना। तो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुल जो है हरियाणा के अंदर 198.7 लाख मैट्रिक टन जो है इतना खाद्यान्न, यानी कि खाने वाले में चावल भी हो सकते हैं और गेहूं भी हो सकती है, इनको जो है वितरित किया जाएगा आने वाले साल के अंदर। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब आने वाले महीनों के अंदर ही कहिएगा आप लोग, ठीक है। 2020 में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फर्स्ट चलाई गई थी, और अब चलाई जा रही है, दूसरी चलाई जा रही है, इसे नवंबर तक रखा गया है। मैंने एक दिन आपको पढ़ाया भी था आगे, ठीक है। तो टोटल आप लोगों को इतना याद कर लेना है डियर, क्या 198.78 लाख मैट्रिक टन जो है ना, इतना अनाज मुफ्त में वितरित किया जाएगा, हरियाणा के अंदर में वितरित किया जाएगा ये। अगला सवाल क्या होगा जी हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है? गुरुजी, डायलिसिस सेंटर क्या होता है? किडनी के लिए डायलिसिस किया जाता है डियर। हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर प्यारे बच्चों किडनी का यूनिट होता है, एक्चुअली नेफ्रोन होता है, ठीक है ना। नेफ्रोन क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, ब्लड को साफ करने में हेल्प करता है।
कितने नेफ्रॉन होते हैं सर? एक किडनी में तकरीबन तकरीबन जो है ना आपके 1 मिलियन के आसपास होते हैं, तो दूसरी में भी 1 मिलियन है। टोटल आपके पास में तकरीबन 20 लाख के आसपास में नेफ्रॉन है। इससे भी थोड़े बहुत ज्यादा ही होते हैं, समझिएगा। और नेफ्रॉन जो है किडनी का बेसिक या फंक्शनल यूनिट होता है। अगर वो काम करना छोड़ जाए तो फिर उसे जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्योरीफाई करना पड़ता है, और उसी मशीन को आप हीमोडायलिसिस कहा करते हैं। और ये हीमोडायलिसिस सेंटर जो है हरियाणा के अंदर कौन से जिले में उद्घाटित हुआ है? तो ये जिला है जी करनाल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा आंसर हमारा। सर करनाल में कहां पे? करनाल के अंदर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है स्थापित किया गया है। बेहतर सेवाओं देने में जो है पीजीआई रोहतक के बाद में दूसरा स्थान कल्पना चावला ही आता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की लागत से 8 मशीनें लगाई गई हैं टोटल यहाँ पे डायलिसिस के लिए, ठीक है। इस बात को आप योग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये बेसिकली मशीन ना गरीबों को फ्री में इलाज करने वाली मशीन है। आयुष्मान योजना के तहत आते हैं ये सेंटर, ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपए तक गरीबों को फ्री में जो है इलाज करवाया जाता है या दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने किस विषय के अध्यापकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है? बहुत बढ़िया काम किया है भाई। कौन से विषय? यानी कि जो साइंस टीचर है ना, साइंस टीचर को, अध्यापकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाने का जो है वो फैसला लिया है। अभी क्योंकि पता ही है कि संभावित तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की उम्मीद है, इस बार ऐसा माना जा रहा है। इस करके हर एक स्कूल से एक महिला और एक पुरुष अध्यापक को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, और उसमें जो है ना साइंस व बायो पीजीटी डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर है इनको हेल्थ एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। और जो क्या करेंगे, वो बच्चों को या उनके जो माता पिता है यानी कि अभिभावक है, उन सभी को जागरूक करेंगे इसके बारे में। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है स्कूलों के अंदर खोले जाएंगे। और टीचर एक टाइप से यूं कहिएगा एक बेसिक प्राइमरी डॉक्टर के रूप में काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो ये मतलब यूं कहिएगा कोरोना की थर्ड वेव से बचाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए ये एम्बेसडर वाला निर्णय जो है हरियाणा सरकार ने लिया है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा डीआर, ठीक है। और बच्चों को एक बेसिकली स्वस्थ रहने के लिए, एक इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, ये सारी चीजें जो कर सकता है तो वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि एक टीचर की बात बच्चा सबसे जल्दी मानता है। होता ही है कि मेरा गुरु है, अपनापन भी होती है, अपनाहट भी होती है। हमारे बहुत होती थी जब हम स्कूल में होते थे, कहते थे मेरा अध्यापक है, बड़ा गर्व से फील करते थे कि ये मेरा टीचर है, मतलब अपनापन सा लगता था, ठीक है। और टीचर पे हो भी क्यों ना, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट है, आपको बड़ा अपनापन लगता होगा, यार मेरे सर है, ठीक है, मेरे सर है, मेरे सर मेरे को करंट अफेयर करवा रहे हैं। अगर मैं किसी दिन लेट हो जाऊं, जैसे कि मैं आज लेट हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि गुरुजी क्यों नहीं करवाया, आपने करवा देने चाहिए। आप मुझे डांट भी सकते हैं इस बात पे, और आपकी डांट जायज भी है कि क्यों नहीं करवाया गुरुजी आपने, आपका हक है भैया, ठीक है ना। अपनापन तो खैर अपनापन ही होता है, क्या कहें, ठीक है। और वो ये अपनापन, ये प्रेम वाला डांटना तो बड़ा प्यारा लगता है। अगला सवाल क्या होगा जी हमारा? आने वाले कुछ वर्षों में हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़कर कितनी करने का फैसला किया है? मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था 126 हो जाएगी टोटल। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये कब होगी जी? 2026 के अंदर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है इसके बारे में कि 2026 के अंदर लोकसभा विधानसभा की सीटें जो है वो बढ़ाई जाएगी। इतनी बात आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट तरीके से। एक्चुअली हरियाणा का जो है ना नया विधानसभा केंद्र बनने की भी मांग है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पे। और 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पे जो है ना ये बढ़ा दी गई थी। उसके बाद में कोई और विधानसभा या लोकसभा की सीटें जो है वो नहीं बढ़ाई गई है। अगला सवाल क्या होगा जी हमारा? अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कितने पीजीटी अध्यापकों का चयन करने का फैसला किया है? एक्चुअली मैं आपको इस सवाल से ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में संस्कृति सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल है या मॉडल स्कूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। क्यों ये ऐसे स्कूल इंपॉर्टेंट है सर? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गांव का जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे पढ़ाएंगे, फुली इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड पे होंगे। गरीब बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल जैसा फील करवाने के लिए हरियाणा ने जो है संस्कृति सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया था। इसमें अभी रिसेंटली जो है 260 के आसपास पीजीटी अध्यापकों का चयन करने का फैसला किया है, ठीक है ना। 6 जुलाई से जो है ना उनको ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। पीजीटी बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ऐसे टीचरों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। चलो जी, सवाल के साथ ही इस लेक्चर को तो मैं करता हूँ समाप्त, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किसे हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के एमडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? सुनील शर्मा, संजीव वर्मा, अभिषेक कौशिक, अजय
सिंह तोमर। बताना विस्तार से इसके बारे में, कल फिर हाजिर होऊँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में और थोड़ा वक़्त पे ही हाजिर होऊँगा। आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ डियर, ठीक है? और कारण बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलता, नींद आ गई थी यार और उठा अभी था, ठीक है ना? पता ही नहीं लगा, बहुत भयंकर तरीके से नींद आ गई थी, ठीक है? चलो डियर, थैंक यू सो मच।